तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आज आ गई है। जो सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने दिन से यूपीटीजीटी के फॉर्म का, जो फॉर्म कैंसिल हो गए थे वो फॉर्म अब दोबारा से आ गए हैं। तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अब जो लोग भी एलिजिबल है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की तिथि है 16/3/2021। शुल्क जमा करने की तिथि भी दी है 16/3/2021 और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 11/4/2021। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन हमें 11 तक कर देना है, 11 अप्रैल तक। फिर शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 13/4 यानी 13 अप्रैल तक हमें कर देनी है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दे दी गई है 15/4/2021। ठीक है, तो सब लोग जो लोग एलिजिबल हैं, इतने दिन से वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। देखिए वही विज्ञापन है, ये पूरी इसमें चीज़ें दी गई हैं आपको। इसमें जो इसकी मेन साइट है upscsb.org पे जाके पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसके नोटिफिकेशन। आपको इसी साइट पे जाके आवेदन करना है और किसी साइट से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, जो चयन बोर्ड की मेन वेबसाइट है उसी पर जाके आपको आवेदन करना है। आवेदन ये हमारा ऑनलाइन ही होगा। सेकेंड चीज है, इसमें अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। आपको अच्छे से अपना जो भी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो आप ध्यान से देख लें, उसमें जो जो चीज़ें मांगी गई हैं। आप ड्राइंग विषय से अगर आप भर रहे हो तो आप देख लो कि ड्राइंग विषय में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। आप जो भी भरोगे, जब फॉर्म भरोगे उस टाइम जो आपने चूज किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रवेश पत्र आएगा। ठीक है, अगर कोई गलत सूचना पाई गई या असत्य पाया गया तो आपके अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा आपका। फिर क्या है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट में इसके अलावा भी आप अलग अलग आवेदन कर सकते हो। विज्ञापित पदों की संख्या साफ साफ लिखी है यहाँ पे, घटाई और बढ़ाई जा सकती है, मतलब जो आपने यहाँ पे देखेंगे उससे भी कम ज़्यादा हो सकता है बाद में। नेक्स्ट है अधिसूचना 607/15/2019 16/4/30/2017 दिनांक 15 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 98 के विहित प्रक्रिया चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है हमारा रिटर्न एग्जाम होगा और लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ये बेनिफिट है, पहले भी था कि जो रिटर्न एग्जाम होता है इसमें कोई भी हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का जो पेपर है हिंदी में, संस्कृत का पेपर संस्कृत में और अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में। ठीक है, आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS है वो मिलेगा कि अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें दी गई हैं। ये तदर्थ शिक्षकों वाला है। सिविल संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन मान्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील जो हुई थी यहाँ पे कोर्ट में लगाई गई थी, उसमें बोला गया था अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनसे संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होंगी। ठीक है, उनको अपना पूरा डिटेल देना होगा। ये सारी चीजें यहाँ हैं जो तदर्थ शिक्षक है उनसे रिलेटेड, और तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक के रूप में जो कार्य हैं उसी संवर्ग, मतलब जैसे प्रशिक्षित स्नातक हैं तो उसी में और प्रवक्ता हैं तो उसमें ही आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर उन्हें वेटेज दिया जाएगा। फिर है आवेदन, अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात, मतलब आप जब शुल्क जमा कर दोगे उसके बाद सबमिट करने की अंतिम तिथि जो दी है 15/4/2021 तक, उस तक ऑनलाइन सबमिट कर दें। उसके बाद अगर आपने किया तो वो हम स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज जब आप फॉर्म भरे तो उसको एक बार पूरा पढ़ के सावधानी पूर्वक पूरी चीजें रीचेक करके तभी आप फॉर्म भरिएगा। रजिस्ट्रेशन में सारी चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। लिखित परीक्षा में दिया हुआ है जो बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे फोन और ब्लूटूथ पेजर ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते।
ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसमें आप 10 बजे से 5 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने दिया है ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित जो निर्देश हैं। सबसे पहले आप साइट पे जाएंगे, विज्ञापन, लिखित परीक्षा का पाठक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूरे निर्देश, अनुदेश तथा सभी पदों का जो भी शैक्षिक अर्हताएं हैं, मतलब जो भी चीज़ें जरूरी हैं, जिस विषय में जो योग्यताएं जरूरी हैं, वो सारी चीज़ें चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई हैं। आप ध्यान से उसको पढ़ के देखिएगा। फिर है आवेदन जब आप करेंगे तो चयन बोर्ड की वेबसाइट पर पहले ही लिखा हुआ है, उसमें लिंक दिया है परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन, उस पर जाके क्लिक करना है। वहां से आपको ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट की पूरी डिटेल का पेज खुलेगा, वो आपको मिलेगा। वहां आप जब क्लिक करोगे तो वहां यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई तीनों चीजें होंगी। ठीक है। तो आप अप्लाई पे जब क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा। तो 3 चरणों में होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहला चरण। ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप, विज्ञापित विषय पे जो भी आपको जिस विषय से भरना है। ठीक है। उसके बाद जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है विषय के सम्मुख आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद उपरांत अभ्यर्थी द्वारा घोषणा के सापेक्ष एक्सेप्ट बटन आप क्लिक करोगे। उसके बाद ही 2020 के जो निरस्त किए गए विज्ञापन में आवेदन तथा उसके सापेक्ष शुल्क भुगतान की सूचना प्रदान करनी होगी। अगर जैसे आपने पहले जो 20 वाला आया था आपने भरा हुआ है तो उस जो आपने शुल्क जमा किया था उस समय की आपको सूचना देनी होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त विज्ञापन में आवेदन किया गया हो तो पूर्व आवेदित पंजीकरण संख्या की प्रविष्टि करते हुए उसी विषय पद के सापेक्ष पुनः आवेदन करके शुल्क में छूट का लाभ ले सकते हैं। ठीक है। आप दोबारा उसमें जैसे आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी मिली होगी उस टाइम वो आप भर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा। अन्यथा की दशा में नया आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तत्पश्चात कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। ये चीज इन्होंने यहाँ लिख दी है कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो, बट ये चीज क्लियर नहीं करी है कि जैसे अगर आपकी फीस जमा हो चुकी है तो उसका क्या है। बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी मिली थी तो आप उसको यहाँ पे भरिएगा। जिन लोगों ने जमा कर दिया है फॉर्म वो यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि आपको क्या छूट दे रहे हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी किस राज्य से है, सब सारी चीजें, आरक्षण संबंधित। ठीक है। ईडब्ल्यूएस अगर आते हैं तो उसका विवरण पूरा, मोबाइल नंबर, ईमेल पता। मोबाइल नंबर, ईमेल पता आप बहुत ध्यान से भरिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें लिखा है फॉर्म आप दोबारा सही नहीं कर पाओगे। जो भी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण मांगा गया होगा वो सारी सूचनाएं भरनी होंगी। ठीक है। फिर कह रहा है उक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी वर्तमान में किसी मतलब स्कूल में या शासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है तो उससे संबंधित सूचनाएं भी उसे भरनी होंगी। ठीक है। कहाँ पे है, किस तारीख से नियुक्त हुआ है, जनपद का नाम, सारी चीजें, वेतन वगैरह। फिर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू का क्लिक करना होगा, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। जो भी आप उसमें जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो जो चीज़ें आप भरोगे तो उसके बाद आपके पास एक प्रीव्यू जैसा आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी साफ साफ। और उसमें लिखा है कि आप अगर उसमें आप देखते हो कोई गलती हो गई है तो उसमें आप वापस से सुधार कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वापस जा सकते हो। मीन्स आप पहले ही सुधार कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, पर अगर भर दिया एक बार, भरी गई समस्त सूचनाओं में संतुष्ट होने के पश्चात सबमिट एप्लीकेशन भरिएगा। ठीक है। अगर कोई गलती है तो उसी समय सही कर लेना है। प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आ जाएगी, जिसमें 16 अंकों का एक पंजीकरण संख्या, ये आप अपने पास रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हो। फिर है दूसरा चरण आएगा भुगतान। मीन्स आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद हमें भुगतान करना है। भुगतान करना होगा रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप में, क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, ये सारी चीजें पोर्टल पे दी गई हैं। और फी डिपॉजिट जो होगी उसके लिए स्टेट बैंक का मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम दिया है, होम पेज पर होगा। ठीक है। 3 मीडियम दिए हैं इन्होंने कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो आप। नेट बैंकिंग है जिसकी, वो उससे कार्ड पेमेंट भी कर सकते हो और अदर पेमेंट जो मोड्स होंगे उससे भी आप पेमेंट
कर सकते हो। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिए गए जो भी निर्देश होंगे उसका पालन करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो इंटरनेट बैंकिंग SBI बैंक की चालान के माध्यम से किसी भी माध्यम द्वारा करेंगे। ठीक है। परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण ट्रांजैक्शन ID सहित अंकित रहेगा। ठीक है। ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी आपको, उसका भी आपको प्रिंट अपने पास रख के सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि ट्रांजैक्शन ID आपके पास आ जाएगी। ठीक है। सारे शुल्क दिए गए हैं, जैसे जनरल के लिए 700 दिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी दे दिए यानी 750 आपको देना होगा, EWS को 400, OBC 700 और अनुसूचित जाति SC ST के लिए अलग अलग दिया है 400, SC और ST के लिए 200। सारी चीजें दे दी हैं। कुल योग भी दिया है, मीन्स 50 रुपीज आपको हर उसमें चार्ज देना ही देना है। ठीक है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके लिए आश्रित 1 से 5 तक उल्लिखित, मतलब इसमें से किसी में भी अगर आता है ये इससे रिलेटेड स्वतंत्रता संग्राम तो वही आपको जमा करने होंगे पैसे। भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए भी सेम है, महिला के लिए भी सेम है और विकलांग के लिए भी। विकलांग के लिए लिखा है मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करना होगा। ठीक है। आधे का भुगतान करना होगा, मतलब जो जिस उसमें आता है वर्ग में उससे आधा देना होगा आपको। तीसरा चरण है हमारा अब फॉर्म सबमिशन का। दो चरण हो गए, रजिस्ट्रेशन और फीस जमा हो गई। इसके बाद जो हमारा तीसरा चरण होगा इसमें जो आप किस वर्ग में भर रहे हो ये ध्यान से देखना, बालक वर्ग या बालिका वर्ग में। जैसे कला के विद्यार्थी हैं जो बालक वर्ग हैं जैसे बालिका को छूट दी गई है, बालिका जो वर्ग के लोग हैं वो बालक वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, पर बालक वर्ग के लोग बालिका वर्ग में नहीं में आवेदन किया जा रहा है। उसके ध्यान से आप उसको भरना है कि किसमें आप आवेदन कर रहे हो। शुल्क भुगतान का विवरण, जन्मतिथि, सारी चीजें क्लियर करनी होंगी। ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं दिखाई दी जाएंगी। ये सारी चीजें हैं। इसी फॉर्म पर अभ्यर्थी को उनकी विशेष योग्यता, मतलब जो आपने जो उसमें के लिए जरूरी होगी सब्जेक्ट के लिए, वो सारा विवरण होगा यहाँ पे। स्थायी पत्र व्यवहार, आपको अपना पता भरना होगा। स्कैन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर मीन साइन और फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ के लिए भी नियम है, आप देख लो यहाँ पे लिखा है रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज आप पहले ही क्लियर करके अपने पास रख लेना तो फॉर्म भरने में आसानी रहती है, उस टाइम फिर साइज का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे 3.5 सेंटीमीटर दिया है चौड़ी और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है। इतनी बड़ी साइज होनी चाहिए आपकी फोटो की। हस्ताक्षर का भी साइज दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेमी। ठीक है। JPG फॉर्मेट होनी चाहिए दोनों की, स्कैन किए होनी चाहिए, 5 KB और 30 KB के मध्य होना चाहिए, मतलब इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। रंगीन फोटो होनी चाहिए, फोटो का आकार दिया हुआ है। ठीक है। सारी चीजें क्लियर कर दी है इन्होंने। फोटो में लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची नहीं होनी चाहिए, फोटो में चेहरा बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। पूरी छवि दिखाई देनी चाहिए आपका चेहरा। ठीक है। अत्यधिक चमक और छाया नहीं होनी चाहिए, फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आप पहनते हैं चश्मा तो आपकी आंखें एकदम साफ दिखाई देनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे भी साफ दिखाई देने चाहिए। रंगीन चश्मा पहन के फोटो नहीं खिंचाना है। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली और मुंह बंद, नजर कैमरे पर सीधी हो। फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। तो फोटो से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ दे दी हैं। फिर कह रहा है जो भी आपने जो सूचनाएं भरी हैं आवेदन में उनकी घोषणा करनी होगी। फॉर्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा, इसमें यस का चयन करने पर। ठीक है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको सबमिट करना होगा। फिर है अभ्यर्थी द्वारा जब समस्त सूचनाएं सही निर्देशानुसार ऑनलाइन भरकर आवेदन फॉर्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दिशा में ऑनलाइन आवेदन अपूर्ण रहेगा। मीन्स आपको जो डेट दी गई है अगर आपने उस टाइम तक जो अंतिम फॉर्म है ये जो फॉर्म सबमिट नहीं किया तो आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा। जो भी अब इसमें चीजें दी गई हैं जैसे कि टोटल जो संख्या दी गई है विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक की, उसमें है टोटल पद है 12,603 अलग अलग है सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में। ठीक है। बालक और बालिका वर्ग अलग अलग सब्जेक्ट का दिया गया है। फिर है आयु सीमा 1 जुलाई 2021 से जो भी 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब आपको 21 वर्ष का होना ही है 1 जुलाई 2021 से, वही व्यक्ति इसमें भर सकता है। ठीक है।
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। शैक्षिक योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता दिखाई है कि जो इंटरमीडियम शिक्षा अधिनियम 1921 का अधीन बनाई गई है उसी के अनुसार होनी चाहिए। सारी चीजें क्लियर हैं इसमें। फिर है उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं के रूप में संलग्न है, इसमें नीचे दिया गया है। अभी नीचे हम देखते हैं, जब वेतन दिया गया है क्या होगा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग का 44,900 1,42,400 पे लेवल 7 ग्रेड पे 4600। ठीक है। आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का मिलेगा फायदा जो भी उत्तर प्रदेश का निवासी होगा। बाकी SC ST और OBC की जो भी होती है आरक्षण सीमा वो सब दी जाएंगी। भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, इन सबको भी दिया जाएगा। सारी चीजें आरक्षण की हैं। ठीक है। फिर है ये सारी चीजें आरक्षण से संबंधित हैं। जो जिस वर्ग में आता है वो अपना इसमें देख सकता है। क्लियर है? ठीक है। परीक्षा केंद्र बोल रहा है कि सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और कोई में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। ठीक है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमांक आदि की सूचना समय पर दे दी जाएगी। और लिखा है यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र में विषम परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अभ्यस्त निरस्त कर दिया जाएगा। भर्ती के लिए दिया गया है लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए कि 4 अंक का हमारा है एक क्वेश्चन। ठीक है। 125 प्रश्न होंगे टोटल। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए हमें 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। प्रश्न का जो प्रारूप होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 4 विकल्प दिए रहेंगे और एक हमें सेलेक्ट करना होगा। साफ लिखा है सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बॉल पेन से काला करना है। ठीक है। तो कॉमन चीज है। फिर है प्रशिक्षित, ये तदर्थ शिक्षकों के लिए भी दिया है। जो तदर्थ शिक्षक है उनसे रिलेटेड है, उनको वेटेज मिलेगा। उनको वेटेज मिलने के लिए जो जो चीजें क्लियर है, एक वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक एवं अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। फिर है तदर्थ प्रशिक्षित जो स्नातक शिक्षक है उनके लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा जो किसी भी दशा में पूर्णांक अर्थात 500 अंक से अधिक नहीं होगा। जब मेरिट बनेगी लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा जो प्राप्त अंक होंगे, यानी लिखित परीक्षा का जो प्राप्त अंक और सेवा पर आधारित जो अधिभार अंक होंगे उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी। संस्था आवंटन के बारे में भी दिया गया है। सामान्य निर्देश क्या क्या है देखिए, लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। मानसिक व शारीरिक दृष्टि से अगर स्वस्थ नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। ये लिखा है कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। परंतु यह बात संगीत विषय के लिए, जो म्यूजिक का सब्जेक्ट है उसमें जो नेत्रहीन अभ्यर्थी है उन पर लागू नहीं होगा। अदरवाइज जो और सब्जेक्ट है उसमें यह है कि अगर बालक वर्ग है तो मतलब अगर मेल कैंडिडेट है तो वो बालक वर्ग में ही भर सकता है, बालिका वर्ग में नहीं भर सकता। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है, वो बालक बालिका दोनों वर्ग में आवेदन कर सकती हैं। ठीक है। पर उनको क्लियर करना होगा उसी समय जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको किस में आप भर रहे हो वो क्लियर करना होगा, बालक या बालिका किसी एक पे ही आप टिक कर सकते हो, क्योंकि इसमें साफ लिखा है प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। ठीक है। एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष जो और बाकी करोगे आप निरस्त हो जाएंगे, एक ही होगा। फिर नेक्स्ट है कोई परामर्श नहीं देगा, विज्ञापन को ध्यान से आपको पढ़ना है, यानी अगर कोई गलती होती है आपसे तो आप ही की जिम्मेदारी है, वो निरस्त कर देंगे फॉर्म।
ठीक है। अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में, मीन्स आप टीजीटी पीजीटी दोनों में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डेट अलग अलग दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है साफ कि पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकता है। ये लिखा हुआ है। भाषा विषय जो होगा उसी में होगा पेपर, जैसे हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में। और किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसके लिए चयन बोर्ड प्रत्यावर्तन देगा। यथा समय, मतलब जो डेट होगी पेपर की वो आपको मिल जाएगी समय से। और भी चीजें हैं कि अगर आपने गलत भरा तो ये सारी चीजें आप के लिए आप बोर्ड को नहीं कर सकते हो, आपका निरस्त कर दिया जाएगा फॉर्म। ठीक है, सारी चीजें हैं इसमें। पश्चात आपने अगर उस ऑनलाइन आवेदन कर दिया उसके बाद आप किसी भी चीज के लिए नहीं, मतलब दोबारा से नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने आरक्षण श्रेणी या उप श्रेणी, अगर कुछ जन्म तिथि जन्म परिवर्तन कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करते समय ही केवल आपको सही सही भरना है, और उस समय अगर गलती होती है तो आप सही कर सकते हो, बाद में नहीं कर, सही करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। हाई स्कूल और उसके समकक्ष ही उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित, मतलब हाई स्कूल में जो आपकी जन्म तिथि लिखी होगी वही मान्य होगी, वही आपको लिखना होगा। ठीक है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित प्रति चयन बोर्ड द्वारा अपलोड करना होगा। ठीक है। हाई स्कूल का नवीनतम फोटो ही अपलोड करनी होगी। ये सारी चीजें हैं। जन्म तिथि का उल्लेख ना करने पर अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से, मतलब 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कोई कठिनाई आ रही है तो नंबर दिया हुआ है। और अगर शुल्क जमा करने में कोई है स्वीकार, मतलब शुल्क जमा करने के लिए लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि 13/4 है, मतलब 13 अप्रैल तक आप फीस जमा कर सकते हो, और जो फाइनल जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल तक आप सबमिट कर दोगे। 13 अप्रैल तक तो फीस हर हाल में जमा कर देनी है, 13 के बाद आपकी फीस मान्य नहीं होगी, यानी फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। ठीक है। जो भी चीजें हैं उसमें अंतिम निर्णय तो चयन बोर्ड का होगा, लिखा हुआ है इसमें साफ साफ। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो मूल निवासी हैं, सारी जो चीजें हैं आरक्षण संबंधी वो भी दी गई हैं। खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आप किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स में है, दिव्यांगजन है, तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रमाण पत्र लगाना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उससे संबंधित भी लगाने होंगे। विकलांग है तो उसके लिए भी, और ईडब्ल्यूएस अगर दावा कर रहे हो आप, आर्थिक रूप से कमजोर जनरल में जो आते हैं, तो उनको भी प्रमाण पत्र लगाना होगा। और जो भी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में है वे अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लगानी होगी। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हैं। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दे दिया है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए भी जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दे रखा है यहाँ पे। सारी चीजें यहाँ दे दी हैं। विकलांग के लिए भी दे दिया है यहाँ पे। सब आपको इस फॉर्म में ही मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। सारी चीजें इसमें क्लियर है। खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो भी आपको प्रमाण पत्र यहाँ लगाना है। अब यहाँ पे आ गई बात, विषयवार दी गई है। अब जैसे कला के विषय के जो विद्यार्थी हैं उनमें जनरल में 339 इतनी सीटें हैं, और ओबीसी में है 222, और एससी में 146, और एसटी में है 3, टोटल 710 सीटें हैं। ये है बालक वर्ग की बात। 710 सीटें हैं टोटल, अलग अलग दिया है। जो जिस वर्ग का है ध्यान से उसी वर्ग में भरना है आपको। 339 हैं जनरल की, 222 हैं ओबीसी की, और 146 हैं एससी की, 3 हैं एसटी की। 710 हैं टोटल, बालक वर्ग में है। अब बालक वर्ग में ये फायदा है कि बालिका वर्ग भी अप्लाई कर सकते हैं। बालिका वर्ग में आते हैं, बालिका वर्ग में देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का दिया है। कला में 51 है जनरल की, ओबीसी की 24, 28 है एससी की, और एसटी की एक भी सीट नहीं है। 103 सीट हैं टोटल। तो बालिका वर्ग में बेनिफिट यह है कि बालिका वर्ग में केवल बालिका वर्ग ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल दी हुई हैं सारी सीटों का विवरण। अब देखिए यहाँ पे अहर्ताएं भी दी गई हैं, आपको क्या क्या होना चाहिए। जो जिस सब्जेक्ट का है उसके लिए अनिवार्य अहर्ताएं भी दी गई हैं। ठीक है। सारे सब्जेक्ट का जो जिसमें अप्लाई कर रहा है उसको ध्यान से पढ़ के ही आप भरिएगा फॉर्म, ताकि आपका कोई फॉर्म गलत ना हो।
ठीक है, जो जिस सब्जेक्ट का है वो उसी सब्जेक्ट के आगे सारी चीजें। अब देखिए कला के लिए यहाँ पे बहुत सी चीजें क्लियर हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं, उसके लिए क्लियर यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, या तो ये होना चाहिए अथवा लिखा है कि प्राविधिक कला के साथ मीन्स टेक्निकल आर्ट के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, फिर अथवा लिखा है, अगर ये दोनों भी नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल आर्ट के साथ हाई स्कूल होना चाहिए, और उसके मतलब हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ ये जो यहाँ पे दिया है इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। जैसे या तो आप बीए हो ड्राइंग पेंटिंग से, या तो आपने कला भवन शांति निकेतन से डिप्लोमा किया है, या आपने इलाहाबाद का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग आर्टशिप परीक्षा पास की है, या लाहौर के मेयो स्कूल आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट पास की है। ठीक है, बंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अथवा बंबई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा पास की है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर इसमें नीचे और दिया हुआ है क्लियर मीन्स आपको टेक्निकल आर्ट होना जरूरी है इंटर में, स्पेशली जो बॉयज मतलब बालक वर्ग में भर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। इसमें अभी लिखा हुआ है कि बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। मीन्स जो बालिका वर्ग में भर रहा है उसको टेक्निकल आर्ट से छूट दी जाएगी, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको टेक्निकल आर्ट होना ही है मतलब इंटर में। ठीक है, पर बालक अगर बालक वर्ग में भर रहे हो तो आपको टेक्निकल आर्ट होना ही है, या तो आप इंटर में हो या तो आप हाई स्कूल में हो, और उसके साथ बीए में होनी चाहिए, और ये सारे जितने हैं इनमें से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें साफ दिया है कि अगर 1 और 2 के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की कोई प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाए। मतलब उसके ही समान अगर कोई आप दूसरा प्रमाण पत्र है आपके पास टेक्निकल से रिलेटेड, आपने कहीं और से किया है किसी, तो उसका भी मान्य होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उपयुक्त ये 2 और 3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। मीन्स ये सारी चीजों के बावजूद हाई स्कूल तो होना ही होना है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला आपने नहीं ली है, उसका प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके स्थान पर उस स्तर की कोई प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। ये दोबारा लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि हाई स्कूल का तो आपको पास होना ही होना है, लेकिन अगर आप बालिका वर्ग से भर रहे हो तो उसके लिए टेक्निकल आर्ट की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कंपलसरी। मतलब अगर आपने किया है तो आप अप्लाई तो करोगे ही, बट आपने अगर बालिका वर्ग में भर रहे हो और टेक्निकल आर्ट नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट आप ध्यान रखना, अगर बालिका वर्ग वाला बालक वर्ग में भरता है तो उसको टेक्निकल आर्ट होना इंटर में या हाई स्कूल में जरूरी है। साफ साफ लिखा है, आप इसमें ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही फॉर्म भरना। उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। इसके बाद भी आपको अगर ये सारी चीजें हैं उसके बाद आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, विभाग द्वारा CPED प्रमाण पत्र, ये शारीरिक शिक्षा वालों के लिए हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग दिया हुआ है। आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का जो जिस विषय से भर रहा है वो ध्यान से देख के ही फॉर्म भरेगा। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हैं, ये सारे रूल वगैरह भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप PGT के भी फॉर्म आ गए हैं, PGT की भी डेट यही है, मैं उसके लिए भी अब आपको दिखाऊंगी। अभी ये देखिए सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लियर कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजों के सर्टिफिकेट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अब जो जो भी इस फॉर्म का वेट कर रहे थे तो आप अच्छे से फॉर्म को पढ़ के, अभी टाइम है, पूरा एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़िए। जो जिस सब्जेक्ट का है स्पेशली बालक और बालिका वर्ग का ध्यान से उसको फिल करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा।